हेलो स्टूडेंट्स, हमारे केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 12th हिंदी मीडियम की लास्ट वीडियोज आपको लगभग 10 दिन पहले भेजी थी। उसके बाद वीडियोज भेजना भी बंद करा था क्योंकि शायद ऐसा लग रहा था कि कोचिंग 1 जुलाई से ओपन हो जाएंगी, लेकिन अभी कोचिंग को ओपन होने में आपको और वेट करना पड़ सकता है। इसलिए आज से आपको 3rd यूनिट से दोबारा स्टार्ट करा रहे हैं। 1st और 2nd यूनिट आपने पहले पढ़ चुके, उनकी वीडियोज आप देखते रहिए। कोचिंग पर आकर संपर्क करके नोट्स को फोटोस्टेट कराने की कोशिश करें और 3rd यूनिट की आज शुरुआत करें। आज आपको यूनिट नंबर 3rd की शुरुआत करा रहे हैं। यूनिट नंबर 3rd का नाम है विद्युत रसायन। 6 मार्क की यूनिट है, बहुत ही इंपोर्टेंट यूनिट। इस यूनिट में आपको विद्युत और रासायनिक घटनाओं के परस्पर अध्ययन की स्टडी को करना होगा। जैसे इसकी डेफिनेशन देखें, सबसे पहले विद्युत रसायन, विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत आप करेंगे उसका नाम क्या होता है? विद्युत रसायन। अर्थात विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के संबंध तथा उनके एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे आप विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और विद्युत ऊर्जा द्वारा किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को आप परिवर्तित कर सकें, इन सभी का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसको आप कहेंगे विद्युत रसायन। तो इसकी एक बार परिभाषा को और देख के आगे चलने की कोशिश करें। विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंध, कोई विद्युत अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है, उनमें परस्पर क्या संबंध है, अर्थात विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के संबंध तथा उनके एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत आप करेंगे केमिस्ट्री की, उस शाखा का नाम है विद्युत रसायन। इस यूनिट में हमको सेल पढ़ना है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ना है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होंगी। आप देखेंगे कि कोई सेल है, सेल में रासायनिक अभिक्रिया हुई और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास कोई घड़ी का सेल है, हमारे पास कोई टॉयज का सेल है, हमारे पास टॉर्च का सेल है, हमारे पास बैटरी है। इन सभी में घर पर जो इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न। इस सभी का अध्ययन केमिस्ट्री की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसको आप कहते हैं विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन एक इस यूनिट का इंट्रोडक्शन था। अब आप इस यूनिट के टॉपिक वाइज टॉपिक्स स्टडी करेंगे। जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं चालक रसायन की परिभाषा के बाद अब आप देखिए इस यूनिट का पहला टॉपिक जिसका नाम है चालक या कंडक्टर्स। चालक या कंडक्टर्स क्या होते हैं? चालक और कंडक्टर्स के बारे में आपने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ के रखा है। चालक वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने दें, मींस वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उन्हें हम क्या कहेंगे? विद्युत चालक या चालक। इंग्लिश में इन्हीं को क्या कहते हैं हम? कंडक्टर्स। तो चालक आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे चालक देखे हैं। जितने भी आपके पास धातु के तार वगैरह हैं वो सब क्या है? चालक। या जितनी भी धातुएं हैं लगभग सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? चालक। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दें उन्हें हम बोलेंगे चालक या कंडक्टर्स। चालक 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारे पास है धात्विक चालक और दूसरा हमारे पास क्या है? विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक क्या होंगे? चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, धात्विक चालक ऐसे चालक वे धातुएं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उन सभी को आप क्या कहेंगे? धात्विक चालक। आपको मालूम है कि लगभग सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। धातुओं का एक गुण है कि उनमें अगर आप करंट को प्रवाहित करो तो बहुत आसानी के साथ उनमें से करंट प्रवाहित होता है। उन सभी को हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं? धात्विक चालक। धात्विक चालक में माना कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर में आप देख रहे हैं कि इसमें विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित। एक वायर में, एक लोहे के तार में, एक तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसको हम कौन सा चालन बोलेंगे? धात्विक चालन। और उस पदार्थ को, उस धातु को उस वक्त आप क्या बोलेंगे? धात्विक चालक। तो धात्विक चालक वे चालक होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे और ये अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने दें, अपने अंदर से लगभग पूरी ही विद्युत धारा को प्रवाहित होने दें, उन्हें हम क्या बोलेंगे? धात्विक चालक। इन चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के, गतिशील इलेक्ट्रॉनों के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने पर होता है।
तो आपने ये देखा धात्विक चालक, एक धातु के वायर में हम करंट को प्रवाहित कर रहे हैं, इसका मतलब वो धात्विक चालक है। धात्विक चालक में कितना भी आप विद्युत प्रवाहित करते रहे, इनमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो वो धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन चालक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म, यानी उसमें से कुछ ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित। ठीक इस प्रकार के चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर किसी धातु के तार में बह रहे हैं, उसकी वजह से इनमें विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह। और इसके जो उदाहरण हैं वो उदाहरण इसके होंगे कॉपर, आयरन, जिंक, कैडमियम, ये सभी, और लगभग समस्त धातुएं छोड़ के मरकरी, ये हमारे पास है धात्विक चालक। ये अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करेंगे और इनमें कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इनमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। आप देखते हैं कि हमारे घरों में जो लाइट आई है, एक खंभे से दूसरे खंभे तक जो इलेक्ट्रिक के वायर पड़े हुए हैं, उनमें दिन रात विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, लेकिन उनमें कभी भी किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मीन्स अगर वो कॉपर का वायर है तो वो कॉपर का ही रहेगा, किसी भी तरीके से वो वायर केमिकल या उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा अगर आप चालन देखें तो वो हमारे पास है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक क्या होंगे, वे चालक जो अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, किंतु उनको आपने अगर पिघला दिया या उनको आपने पिघली हुई अवस्था में या आपने उनको जल में घोल दिया तो वो विद्युत धारा का क्या करेंगे, चालन। तो ऐसे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत धारा का चालन करें, उन्हें आप बोलेंगे विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक में आप देख सकते हैं हमारे पास NaCl है, यानी कॉमन साल्ट, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। नमक का खड़ा डेला देखिए, एक आपके पास नमक का बड़ा सा डेला है, एक टुकड़ा है नमक का, उसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उस नमक के डेले को आपने जल में घोल दिया या आपने उसको किसी तरह से पिघला दिया तो उसमें तेजी के साथ विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 100% इनमें परिवर्तन होगा। माना कि नमक है, नमक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटकर अपने अपने इलेक्ट्रोडों पर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो इसके लिए आपको एक बीकर चाहिए होता है जिसमें आप जल भर लें और उसमें आप विद्युत अपघट्ट को घोल दें। विद्युत अपघट्ट अपने धन और ऋण आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। इसके बाद आप इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित करें किसी कैथोड और एनोड के द्वारा, तब आप थोड़ी देर बाद ही पाएंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की ओर और नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की ओर मूवमेंट करना शुरू करते हैं और विद्युत अपघट्ट का 100% उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो अपने अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार के चालन को आप बोलेंगे विद्युत अपघटनी चालन। और वे पदार्थ जो इस प्रकार के चालन को प्रदर्शित करते हैं उनको बोलेंगे आप विद्युत अपघटनी चालक। अब विद्युत अपघटनी चालक के अगर आप उदाहरण देखें तो आप देखेंगे इन विद्युत अपघटनी चालन में एक बात आपको और बताना थी, जैसे धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा था, लेकिन विद्युत अपघटनी चालन में विद्युत धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायनों के कारण होगा। मतलब इसमें धनायन और ऋणायन के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसका अगर आप उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण हमारे पास क्या होंगे, NaCl, CaCl, K2CO3, KBr, मतलब वो सभी पदार्थ जो अपने धन और ऋण आयनों में टूट सके। तो इस प्रकार आपने देखा कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, और दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक मतलब समस्त धातुएं, और विद्युत अपघटनी चालक मतलब वे जो अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह न करें लेकिन पिघली हुई या द्रव अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करें। तो इस प्रकार के चालक को बोलेंगे आप विद्युत अपघटनी चालक। अब आप विद्युत अपघटनी और धात्विक चालक के बाद नेक्स्ट टॉपिक्स पर चलेंगे। और चालकों के प्रकार यानी धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक के बाद अब आप विद्युत अपघटनी चालक में जो टॉपिक है विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स आपने 11th क्लास की यूनिट नंबर 6 साम्यावस्था में भी पढ़ा हुआ है। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में
अपने धन और ऋण आयनों में वियोजित हो जाएं, उन्हें क्या बोलेंगे आप? विद्युत अपघट्ट। मतलब वे पदार्थ जो अपने धनायनों और ऋणायनों में टूट जाएं, जब आप उस पदार्थ को किसी विलयन में डालें या जल में डालें तो वो अपने धन और ऋणायनों में वियोजित हो जाएं, ऐसे पदार्थों को बोलेंगे आप विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट। देखिए ये हमारे पास है प्रबल विद्युत अपघट्ट और ये हमारे पास है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। अब प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट इनको हमने इनकी शक्ति के आधार पर नहीं दिया, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के आधार पर दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में वो कितनी जल्दी अपने आयनों में क्या हो जाए? वियोजित। यहां पर उल्टा चलता है, जो अपने आयनों में आसानी से टूट गया उसको बोलेंगे आप प्रबल विद्युत अपघट्ट, और जो जलीय विलयन में आसानी से अपने धन और ऋणायनों में नहीं टूट रहा उसको बोलेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो इसमें आप मैटर भी बना सकते हैं, अगर पेपर में आता है विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप जोड़ के इनका मैटर तैयार कर सकते हैं। या फिर यदि आ सकता है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्टों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तब आपको इस अंतर को इस तरीके से बताना है। ठीक, तो देखिए आप इसमें प्रबल विद्युत अपघट्ट जलीय विलयन में इनका आयनन पूर्ण रूप से होता है। अभी आपको मैंने बताया था कि ये वे विद्युत अपघट्ट है जिनको जल में डालते ही 100% अपने धन और ऋणायनों में वियोजित हो जाएंगे, इसलिए इनको हमने बोला है प्रबल विद्युत अपघट्ट। तो इनका जलीय विलयन में आयनन पूर्ण रूप से होता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट है वो जलीय विलयन में टूटेगा 1%, 2%, 5%, 10%, लेकिन कभी भी 100% अपने आयनों में वियोजित नहीं होगा। तो जलीय विलयन में दुर्बल विद्युत अपघट्टों का आयनन बहुत कम होता है, मतलब ये कम आयनित होते हैं। अब आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, विलयन की विद्युत चालकता का मान अधिक होता है। सीधी सी बात है, जब विद्युत अपघट्ट अपने धन और ऋणायनों में पूर्ण रूप से टूट गया तो ऐसे विलयन की विद्युत चालकता का मान क्या होगा? अधिक, क्योंकि आपको मालूम है कि विद्युत अपघटनी चालकता में चालकता किसके कारण प्रभावित हो रही थी? धन और ऋणायनों के कारण, और धन और ऋणायनों की संख्या जाना किसके विलयन में होगी? प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन में, इसलिए विलयन की विद्युत चालकता का मान इसमें क्या होगा? अधिक। विलयन की विद्युत अपघटनी विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होगा। इसमें कम होने की वजह क्या थी? क्योंकि इसमें आयनों की क्या है? कमी। इसमें विद्युत अपघट्ट पूर्ण रूप से टूटा ही नहीं है, तो इसमें आयनों की कमी है, इसलिए इसमें चालकता का मान क्या होगा? कम। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तनुता बढ़ाने पर इनकी विद्युत चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप विलयन को तनु करें, तनु का मतलब है कि आपने जो पहले पानी में प्रबल विद्युत अपघट्ट डालकर जो विलयन बनाया था, अब आप इसमें और पानी मिलाकर विलयन को तनु कर रहे हैं, मतलब विलयन को क्या कर रहे हैं? पतला कर रहे हैं। तो इसमें तनुता बढ़ाने पर इनकी विद्युत चालकता पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आप विलयन को कितना भी पतला कर दें, विद्युत अपघट्ट तो पहली बार में ही अपने आयनों में 100% टूट गया, इसलिए आप कितना भी तनुता को बढ़ाएं इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन तनुता बढ़ाने पर इनकी विद्युत चालकता का मान बढ़ेगा, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत अपघट्ट के टूटने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इसमें आयन बढ़ेंगे तो चालकता का मान थोड़ा बढ़ेगा। लास्ट पॉइंट अगर आप देखें तो उदाहरण इसके किस तरीके देखेंगे, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। नमक एक ऐसा विद्युत अपघट्ट है कि जल में जाते ही अपने धन और ऋणायनों में टूट जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, KCl, NaOH, KOH, ये सभी हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में जाते ही 100% अपने आयनों में क्या हो जाएंगे? वियोजित। लेकिन इधर आप देखेंगे उदाहरण CH3COOH यानी एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटना चाहिए, लेकिन ये कभी भी पूर्ण रूप से नहीं टूटता, पार्शियली, आधा अधूरा टूटेगा, कभी भी पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता, इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। इनको अपने आयनों में टूटना चाहिए था, लेकिन कभी भी ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटेंगे, इसका मतलब ये हमारे पास है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में अंतर के बाद अब आप इस यूनिट के अगले टॉपिक पर जाएंगे, जिसको हम बोर्ड पर आपको पूरा लिखकर समझाएंगे। और प्रबल विद्युत अपघट्ट में अंतर के बाद अब इस यूनिट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने आता है, जिसका नाम है धात्विक चालन और विद्युत अपघटनी चालन में अंतर। मतलब जब किसी धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उन दोनों चालन में अंतर क्या है? तो देखिए,
धात्विक चालन और एक तरफ हमारे पास विद्युत अपघटनीय चालन, इनमें अंतर मैंने एक ही हेडिंग डाल दी है। इस तरफ पूरे धात्विक चालन के आपके पॉइंट्स हैं और इस तरफ विद्युत अपघटनीय चालन। अगर धात्विक चालन और विद्युत अपघटनीय चालन आता है तो इसके पूरे पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया तो उनका मैटर भी तैयार हो जाएगा, साथ ही इनमें जो अंतर हैं उनका मैटर भी आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास धात्विक चालन और विद्युत अपघटनीय चालन में अंतर में पहला पॉइंट धात्विक चालन में क्या आता है, आज आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने के कारण होता है। हमारे पास ये धातु का वायर है, इधर से हमने इसमें करंट को फ्लो कराया तो इधर विभव क्या है हाई और विभव इधर क्या है निम्न, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। इसको हमने नाम क्या दिया है, धात्विक चालन। तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने के कारण होगा। लेकिन विद्युत अपघटनीय चालन में क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के अभिगमन के कारण होगा। विलयन में जो धनायन और ऋणायन थे वो अपने अपने इलेक्ट्रोडों पर जब अभिगमित होंगे तो उसके वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी विद्युत धारा का प्रभाव आयनों के अभिगमन के कारण। दूसरा पॉइंट अगर आप लें तो चालक धातु के रासायनिक गुण प्रभावित नहीं होते। चालक धातु के रासायनिक गुण कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। मतलब जब आप किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब उसमें किसी भी तरीके से वो धातु के तार के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। मतलब वो ना तो किसी दूसरी धातु में परिवर्तित होगा, ना उसके रंग में परिवर्तन होगा, किसी प्रकार से उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। चालक धातु के रासायनिक गुण प्रभावित नहीं होते। लेकिन विद्युत अपघट्ट में अगर आप विद्युत अपघटनीय विलयन में, विद्युत अपघटनीय चालन में विद्युत अपघट्ट का पूर्ण रूप से अपने आयनों में क्या हो जाएगा, अपघटन। इसलिए चालक के रासायनिक गुणों में 100% क्या होगा, परिवर्तन। NaCl है, पहले वो NaCl था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में वियोजित हो जाएगा। मतलब अब उसके रासायनिक गुण पूर्ण रूप से कैसे हो गए, डिफरेंट यानी अलग। थर्ड पॉइंट, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। ये हमारे पास एक लोहे का तार है, इसमें हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो लोहे के परमाणु नहीं चलेंगे, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन बहेंगे, ना कि आप सोचे कि Fe परमाणु इसमें चलना शुरू कर दें। यानी इस प्रकार की चालकता में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन विद्युत अपघटनीय चालकता में अगर आप NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na पॉजिटिव पूरा Na चलेगा, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, यानी इसमें आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। चौथा पॉइंट अगर आप देखें, यह तीव्र गति से प्रदर्शित होता है। आप देख सकते हैं सेल में करंट बहुत ही धीमी गति से प्रवाहित होगा, लेकिन एक तार में हम घरों में देखते हैं कि अगर किसी वायर से अगर हम थोड़े छुल गए तो हमको बहुत तेजी से झटका लगता है, क्योंकि इसमें बहुत तेजी के साथ विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। यानी इसमें तीव्र गति से प्रदर्शित होता है ये वाला करंट, कौन सा, धात्विक चालन। लेकिन ये निम्न गति से प्रदर्शित होगा, मतलब इसकी गति उसकी तुलना में क्या होगी, कम। पांचवा पॉइंट, ताप बढ़ाने पर इसका मान घटता है। अगर आपने ताप बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के वायर में से बीच में से उत्सर्जित हो जाएंगे, मान यहां पर टोटल चालकता का क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर आपने विद्युत अपघट्ट गर्म पानी में अगर आपने NaCl डाल दिया तो वो और जल्दी अपने आयनों में टूट जाएगा और तेजी के साथ आयनों का अभिगमन होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ताप बढ़ाने से काइनेटिक ऊर्जा हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाने से काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो तेजी के साथ गतिशील हो जाएंगे, धनात्मक, उसका मान बढ़ जाएगा। छठवां पॉइंट अगर आप देखें तो उदाहरण है, कॉपर या एल्यूमिनियम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होना धात्विक चालन का उदाहरण है, जबकि NaCl के जलीय विलयन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का अपने अपने इलेक्ट्रॉनों पर डिस्चार्ज होना ये विद्युत अपघटनीय चालन का क्या है, उदाहरण। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास था, धात्विक चालन और विद्युत अपघटनीय चालन में अंतर। धात्विक चालन और विद्युत अपघटनीय चालन में अंतर के साथ ही अगर आप देखें तो आज आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला तो आपके पास इंट्रोडक्शन था कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं, उसके बाद आपने देखा कि चालक किसे कहते हैं और चालकों के प्रकार, दोनों प्रकार हमने आपको बताया चालकों के, विद्युत अपघटनीय चालन और धात्विक चालन में किस वजह से सब कुछ हो रहा था और इस अंतर के द्वारा भी आप समझेंगे। उसके बाद आपने देखा कि विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं और विद्युत अपघट्ट के प्रकार क्या होते हैं और उन प्रकारों में अंतर, यानी प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में अंतर। और अंत में आपने आज 5वां क्वेश्चन देखा है कि धात्विक चालन और विद्युत अपघटनीय चालन होते क्या हैं और इनमें अंतर। अभी तो ये यूनिट और आपकी चलेगी। अभी आपने आज ही न्यूज़पेपर में देखा होगा कि
सीबीएसई ने 30% सिलेबस को कम किया है 9, 10th, 11th, 12th के लिए अति शीघ्र। अपना भी सीबीएसई पूरा पैटर्न है, हमारा बोर्ड भी 30% सिलेबस कम करेगा। लेकिन कोचिंग जब तक नहीं खुलती या सब कुछ सामने नहीं आता, जब तक आपको घर पर अपनी स्टडी को चलाते रहना है। आप 1-2 दिन बाद यानी 10 तारीख के बाद कोचिंग पर आके अपने अपने नोट्स सुनिश्चित करें, नोट्स की फोटो स्टेट करवा लें। मेरे पास नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स, 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे के नोट्स अपने पास हैं। वो नोट्स आप लेकर अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से चलाएं। अभी 31 जुलाई तक हम आपको 3rd और 4th यूनिट तक और कराएंगे, तो लगभग आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 1st और 2nd यूनिट जो पहले कराई है उनके वीडियोज भी समय समय पर देखते रहें, और ऐसे 3rd यूनिट स्टार्ट करा दी, अल्टरनेट वीडियोज आपके पास आएंगे, देखते रहें। धन्यवाद।